समय नष्ट हो चुका है इस कोरोना महामारी के चलते। इसी में के कारण हमारा एसआरसी परिवार ने निर्णय लिया है कि कुछ बच्चों को ऑडियो और वीडियो के माध्यम से बच्चों तक शिक्षा, अध्ययन और अध्यापन का कार्य संचालित हो। आइए आज इसी कड़ी में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं और इस प्रकार से कड़ी बनती चली जाएगी जिससे आप लोगों का नुकसान आगे चल करके न होने पाए। चूँकि इसके जस्ट बाद जैसे ही खुलेगा परीक्षा होगी और पुनः आपका सेकेंड सेमेस्टर चालू हो जाएगा। तो सेकेंड सेमेस्टर को स्टार्ट करते हैं आपके जो है मौर्य वंश से। आज देखिए मौर्य वंश का वास्तविक संस्थापक जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, जिसकी स्थापना 323 ईसा पूर्व में हुआ था। 323 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिनका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। देखा जाए तो मौर्य वंश के पूर्व हम लोग पहले कुछ देख लेते हैं, ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। मौर्य वंश से पूर्व नंद वंश का राज्य शासन चल रहा था मगध पर। नंद वंश पर एक निर्दयी, समझिए तो एक स्वार्थी शासक जो है घनानंद शासन कर रहा था। उसी के समय काल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण होता है और सिकंदर के आक्रमण के समय जब सिकंदर संपूर्ण विश्व विजय अभियान प्रारंभ करता है, कई देशों को विजित करता हुआ जब भारत की ओर आता है, तो सर्वप्रथम भारत के बॉर्डर पर ही सिंध प्रदेशों से ही भय उत्पन्न हो जाता है कि अब हम भी पराजित होंगे, हमारे पर भी विजय कर लेगा सिकंदर। और सिकंदर का मदद मांगने के लिए, सिकंदर के खिलाफ मदद मांगने के लिए चाणक्य नाम, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त नाम से भी जाना जाता है, चाणक्य नामक एक अध्यापक आते हैं। नंदवंश के शासक, वर्तमान शासक जो है घनानंद से मदद मांगते हैं कि आप संपूर्ण सेना से, आप सबसे बलशाली हैं, संपूर्ण सेना से आप उसके आक्रमण का सामना करें जिससे हमारा भारत पराजित न हो। किंतु वह मदद देने से इनकार कर आते हैं, मदद देने से इनकार करता है और स्वयं वह जो है भोग विलास में लिप्त रहता है, जिसके कारण चंद्रगुप्त को बहुत दुख होता है और टिल्ले को बहुत दुख होता है और वह अपमान झेल कर चले जाते हैं। लेकिन मदन संकल्प कर लेते हैं कि तुम शासन करने योग्य नहीं हो। और एक समय ऐसा आता है कि एक है तो बहुत सारी कहानियां इसके विषय में, बट जाते समय रास्ते में एक बालक से खेलते हुए मुलाकात होती है और उस बालक का एक तेज देखते हुए, प्रत्येक क्षेत्र में उसका कौशल देखते हुए उसको मन ही मन आकर्षित करने लगता है वह बालक, और वह ठान लेते हैं कि यह मेरा परम शिष्य बनेगा जो घनानंद से बदला लेगा। वही बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त के नाम से जाना जाता है, जिसका संपूर्ण प्रशिक्षण चाणक्य अपने देख रेख में करते हैं। और इस प्रकार मौर्य वंश की स्थापना घनघोर युद्ध के बाद 323 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना होती है और प्रधानमंत्री बनते हैं चाणक्य, जिनका और दो नाम हमने बताया कि कौटिल्य और विष्णुगुप्त भी था। इन्होंने एक पुस्तक का रचना की है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। वास्तविक में बच्चों अर्थशास्त्र नाम है पुस्तक का, लेकिन उसमें संपूर्ण कृत्य राजनीति संबंधित है। कैसा राज्य का शासन चाहिए, प्रशासन चाहिए, वह शासन प्रशासन के बारे में हम आगे चलकर बताएंगे आपको। उसके बाद
यह भारत का एक पहला शासक सिद्ध होता है चंद्रगुप्त, जो संपूर्ण भारत को एकता को सूत्र में पिरोता है और पंजाब से लेकर के वह दक्षिण भारत तक, पंजाब, मगध, मलयकेतु, दक्षिण भारत तक विजय अभियान अपना करता है और संपूर्ण भारत इसका बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लेता है। इसके पूर्व छोटे छोटे राज्यों में सब बटे हुए थे, वो चाहे अवंती हो, कलिंग हो, दक्षिणापथ हो, प्राची हो, ऐसे तमाम छोटे छोटे राज्य थे। लेकिन अब जाकर के जब चंद्रगुप्त पहला ऐतिहासिक शासक बना जो विशाल साम्राज्य अपना स्थापित करने में सफल था बहुत दिनों के बाद, उसी कड़ी में आपका एक युद्ध होता है। एक युद्ध होता है, सिकंदर का ही सेनापति होता है, सिकंदर का ही स्थान प्राप्त करता है सेल्यूकस निकेटर, यूनान का होता है, जो जिसका युद्ध चंद्रगुप्त मौर्य से होता है 305 ईसा पूर्व। कब? 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है और उस युद्ध में पूर्णतः पराजित होता है कौन? सेल्यूकस निकेटर, और संधि करने के लिए विवश हो जाता है, विवश कर देते हैं चंद्रगुप्त जी। और संधि के शर्तानुसार वह अपनी पुत्री हेलेन अर्थात कर्नेलिया, अपनी पुत्री हेलेन अर्थात कर्नेलिया का विवाह करता है और विवाह के फलस्वरूप वह दहेज स्वरूप कहा जाए तो और अच्छा है काबुल, कांधार, हेरात और बलूचिस्तान इस प्रकार से दहेज स्वरूप चंद्रगुप्त को प्रदान करता है। और साथ में उसके बदले एक प्रकार देखा जाए तो चंद्रगुप्त भी सेल्यूकस को लगभग 500 हाथियां प्रदान करता है। इसी कड़ी में मैगस्थनीज नामक राजदूत सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा जाता है भारत में, और सेल्यूकस मैगस्थनीज नामक राजदूत भारत में आता है। हमारे ख्याल से लगभग 304 ईसा पूर्व है और वह 290 ईसा पूर्व तक यहाँ रहा और अपनी सारी जानकारी भारत के विषय में उसने एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखता है, इंडिका नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखता है, जिसमें संपूर्ण शासन, प्रशासन, राज्य व्यवस्था कैसा रहा जो है मौर्य वंश का अर्थात चंद्रगुप्त का विशेष तौर से कैसा शासन व्यवस्था रहा उसके बारे में वो लिखता है। चंद्रगुप्त वास्तव में एक वीर कुशल योद्धा था, एक अच्छा प्रशासक था ही। वह जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का मानने वाला था चंद्रगुप्त जो है। लेकिन अंतिम समय चंद्रगुप्त का बहुत ही दुखमय व्यतीत होता है। दुखमय व्यतीत होने का मतलब यह हुआ कि वह राजा तो था, लेकिन अंतिम समय लगभग नियर अबाउट 298 ईसा पूर्व के आते आते भारत में अकाल पड़ना शुरू हो गया और अकाल का इतना बड़ा स्वरूप ले लिया, इतना बड़ा स्वरूप, भयावह स्वरूप ले लिया कि बहुत दुखी हो गया था चंद्रगुप्त। उसे सहन नहीं हो सका अपने बच्चों का दुख देख करके। और बच्चे, प्रजा एक बच्चा ही होता है, एक प्रजा का पालन पोषण सही से न कर सका और अंततः वह राज त्याग करके अपना अंत समय जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने जो है जैन धर्म के गुरु के साथ व्यतीत करता है और वहां जाता है। लगभग कई दिन तक उपवास स्वरूप बैठ करके तप आदि करने लगता है और इस प्रकार से उपवास करते करते एक दिन प्राणांत हो जाता है और 298 ईसा को आते आते उसका अंतिम समय हो जाता है। इस प्रकार एक कुशल योद्धा, अच्छे प्रशासक का अंत होता है। इसके समय काल में संपूर्ण प्रजा बहुत ही संतुष्ट थी। यही अंतिम समय को अगर हटा दिया जाए तो संपूर्ण प्रजा स्वस्थ थी, सुरक्षित थी, सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। वस्तुतः हम चर्चा किए थे अर्थशास्त्र के बारे में जो कौटिल्य द्वारा लिखा गया था। अर्थशास्त्र, यह अर्थशास्त्र हमने बताया कि अर्थशास्त्र नाम जरूर था,
इसका। लेकिन अर्थशास्त्र में संपूर्ण राज्य प्रशासन, राजनीतिक या राजनीति शास्त्र कहा जाए, इस संपूर्ण यह पुस्तक स्थापित की गई थी। इस अर्थशास्त्र में वस्तुतः देखा जाए तो कौटिल्य के सप्तांग 7 अंगों द्वारा राजा का प्रशासन सुनिश्चित किया गया था। सप्तांग में क्या था? पहला था राजा हुआ करता था, अपने आप को भी उसी सप्तांग का एक हिस्सा बनाया हुआ था कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार। राजा, दूसरा अमात्य हुआ करते थे जिन्हें हम मंत्री कहते हैं, तीसरा जनपद, चौथा दुर्ग, पांचवा कोष, छठा सेना और सातवां मित्र हुआ करते थे। यह सप्तांग शासन व्यवस्था में एक सप्तांग प्रस्तुत किया था अपने अर्थशास्त्र की पुस्तक में। देखा जाए तो प्रशासन या शासन व्यवस्था जो भी था, शासन व्यवस्था जो मौर्य वंश का था या चंद्रगुप्त का शासन व्यवस्था जो था, वह केंद्रीय शासन व्यवस्था, प्रांतीय शासन व्यवस्था और स्थानीय शासन, 3 प्रकार के शासन व्यवस्था में पूरा अपना शासन बंटवारा किया था। केंद्रीय शासन व्यवस्था में वस्तुतः देखा जाए कम से कम 18 अमात्य हुआ करते थे, अर्थात प्रमुख रूप से 18 विभाग बटे हुए थे केंद्रीय शासन व्यवस्था में। जैसे कहा जाए मंत्री, पुरोहित, समाहर्ता, सन्निधाता, सेनापति, प्रदेष्टा, दुर्गपाल, दंडपाल, अंतपाल, नायक, इस प्रकार देखा जाए 18 अमात्य थे और अपने अपने विभागों को बंटवारा करके थे, अपना विभाग सुचारू रूप से संचालित करते थे। जैसे समाहर्ता, उस लोग देख लिया, मंत्री और पुरोहित तो है, पुरोहित ब्राह्मण जो है पूजा पाठ, पूजा अर्चना आदि का कार्य करते थे। समाहर्ता क्या? समाहर्ता का काम था कि राज्य का में किस प्रकार का कर कैसे एकत्रित किया जाए, जिससे मेन ऋण होता है। कर मतलब किसी भी राजा का कर जो है वह ऋण होता है, शासन संचालन का। तो समाहर्ता का यह काम था, जो समाहर्ता विभाग था, वो राजकीय कर कैसे वसूला जाए, कैसे एकत्रित किया जाए, यह सब देखभाल किया करता था समाहर्ता। सन्निधाता देखता था कि संपूर्ण आय व्यवस्था कैसी हो और व्यय व्यवस्था कैसी, कितना आया और हम कितना खर्च किए अपने राज्य प्रजा के बीच, सुरक्षा में, स्वास्थ्य में, शिक्षा में। तो संपूर्ण आय को देखता था प्लस व्यय को देखता था। तो उसका भी बहुत बड़ा दायित्व होता था, कहीं हम घाटे में तो नहीं चल रहे हैं, हमारा शासन व्यवस्था का डगमगा तो नहीं जाएगा, हमारे कोषागार में है धन सुरक्षित कि नहीं, इस प्रकार की व्यवस्था सन्निधाता किया करता था। उसके बाद आता है सेनापति। सेनापति जो एक प्रकार से देखा जाए तो सुरक्षा, शांति, युद्ध आदि के कार्यों का देखभाल करता था सेनापति, कि हमारा देश सुरक्षित है कि नहीं है, कोई हमारे ऊपर आक्रमण तो नहीं कर रहा है, यदि आक्रमण कर रहा है तो हमारी सेनाएं दुरुस्त हैं, चुस्त है कि नहीं। तो सारी व्यवस्थाएं जो है यह सेनापति का कार्य था। वह राजा को अवगत कराता रहता था कि हम कैसे हैं, हमारा देश कैसे, हमारी जो सीमाएं हैं वह कैसी हैं, यह सेनापति का कार्य हुआ करता था। आइए इसी प्रदेष्टा, एक नाम आता है प्रदेष्टा। ये प्रदेष्टा जो शब्द, प्रदेष्टा का अर्थ हुआ न्यायाधीश। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, सन्निधाता, समाहर्ता, ये सब सारे क्वेश्चन बहुत बार आए हैं कि समाहर्ता क्या करता था, सन्निधाता क्या करता था। हम आपके डीएलएड में ही नहीं बता रहे हैं, ये सब क्वेश्चन विशेष तौर से प्रत्येक कंपटीशन में आते थे। प्रदेष्टा, जैसे अभी प्रदेष्टा का भी आया था चर्चा, और प्रदेष्टा आया। प्रदेष्टा मीन्स होता न्यायाधीश, वहां के न्यायाधीश। न्यायाधीश विशेष रूप से, मुख्य रूप से 2 प्रकार के न्यायाधीश हुआ करते थे मौर्य साम्राज्य में, एक धर्मस्थानी और एक कंटक शोधन। बहुत बढ़िया नाम है, धर्मस्थानी और कंटक शोधन। धर्मस्थानी का अर्थ यहाँ होता है
दीवानी सुना होगा आप लोग, आज के समय में उसका नाम हो रहा है दीवानी। जो संपत्ति से और के बारे में देखा जाता है, भूमि व्यवस्था के बारे में देखा जाता है, तो यह दीवानी मुकदमा का देखभाल करता था, धर्मस्थानीय था। ये न्यायाधीश हुआ करते थे। दूसरा होता कंटक शोधन। ये कंटक कांटा लगा हुआ है, कांटा किसमें लगता है ये भी समझना है। कंटक शोधन का मतलब फौजदारी, मारपीट जिसमें होता है। तो फौजदारी, कत्ल, मारपीट, किसको चोट कैसा